तो हेलो बच्चों, कल हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था बेटा फोटोसिंथेसिस का। अब हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है बेटा 9th क्वेश्चन पे अपन, विच इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। अब ये बेटा इसमें अपन कल ही पढ़ चुके हैं कितने पिगमेंट्स होते हैं। 4 टाइप के पिगमेंट पढ़े थे, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है बेटा, तो फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स के, क्योंकि अपन बार बार हायर प्लांट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोअर प्लांट्स में कुछ और पिगमेंट भी अपने को मिल सकते हैं। तो हायर प्लांट में अपने 4 बेसिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन। ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन को अपन किस में रखा था, कैरोटिनॉइड्स में रखा था। ठीक है बेटा, अब इसमें मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट क्या है, कल ही डिस्कस हो गया था बेटा कि मोस्ट अबंडेंट क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। बेटा इन तीनों को क्या बोला जाता है, एक्सेसरी पिगमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स का मतलब क्या होता है, ये पिगमेंट्स मेन पिगमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा पिगमेंट है, पर एक्स्ट्रा पिगमेंट भी काम के पिगमेंट है। ठीक है, ये क्यों काम के पिगमेंट है, क्योंकि ये भी क्या करेंगे बेटा, ये भी एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर अलग अलग पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इससे क्या होता है बेटा, फोटो एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यार एसेसरी पिगमेंट्स का क्या रोल है, तो इट इंक्रीजेस फोटो एफिशिएंसी। फोटो एफिशिएंसी मतलब जितने प्रकार का लाइट आपके पास आएगा, जितना ज्यादा लाइट आएगा उतना ज्यादा रेट ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा एक्शन, और एक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स, चलो एक तो चीज क्या कर रही है, फोटो एफिशिएंसी बढ़ा रही है। सेकेंड यार बेटा इनको क्या बोला जाता है, शील्ड पिगमेंट्स भी बोला जाता है। शील्ड पिगमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ना मेन पिगमेंट हमारा जानते हैं क्लोरोफिल ए है, सबसे ज्यादा उसी का इंपॉर्टेंट रोल है, पर ये जो पिगमेंट है उसको एक तरीके से क्या करके रखते हैं, शील्ड करके रखते हैं, कि इन केस अगर ज्यादा लाइट हो गया हाई लाइट इंटेंसिटी के दौरान, ये पिगमेंट उस क्लोरोफिल ए को क्या करेगी बेटा, शील्ड जैसा, एक कवच जैसा प्रोवाइड कर देगी, ताकि क्या ना हो, अपन ने कल डिस्कस किया था, ज्यादा लाइट इंटेंसिटी से क्या हो जाता है बेटा, सोलराइजेशन और फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है पिगमेंट्स का। ठीक है, तो इस चीज को भी कौन प्रिवेंट करता है, ये शील्ड पिगमेंट्स या एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन द वर्ल्ड इज क्लोरोफिल ए। इसका कलर क्या था, डिस्कस किया था कल, ब्राइट ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन। क्लोरोफिल बी का क्या था, येलोइश ग्रीन। कैरोटिनॉइड्स का, कैरोटिनॉइड्स में बेटा दोनों आते हैं, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन आते हैं। ठीक है, तो ज़ैंथोफिल्स का कलर क्या था बेटा, येलो था। कैरोटीन का कलर क्या था, ऑरेंजिश येलो था। ठीक है, कैरेट से याद रखना है उसको। ठीक है, अब आते बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पिगमेंट अपीयर्स येलो ऑरेंज इन क्रोमेटोग्राम। अब बता दो बेटा इसका आंसर क्या है, येलो ऑरेंज कौन वाला पिगमेंट था अपना, कैरोटीन था। ज़ैंथोफिल था क्या, नहीं था। ठीक है, ज़ैंथोफिल नहीं था, क्या था इसका आंसर, क्या होना चाहिए एक्चुअल में, होना चाहिए कैरोटीन। चलो ठीक है, इसमें अपन कैसे, ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, एलिमिनेट करते जाते बेटा। ठीक है, अब इसमें ज़ैंथोफिल तो ऑप्शन नहीं है, क्लोरोफिल ए भी नहीं है, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी क्या होता है, हाँ क्लोरोफिल सी कहीं पढ़ा है, कुछ याद आ रहा हो तो। क्लोरोफिल सी बेटा ये लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में होता है, डायटम्स में होता है, कल भी शायद मैंने बताया है बेटा आपको, डायटम्स में क्लोरोफिल सी मिलता है। क्लोरोफिल डी किसमें मिलता है, रेड एल्गी में मिलता है। ठीक है, डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स में आपको क्लोरोफिल सी देखने को मिलता है, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में। नेक्स्ट, अब बेटा यहाँ पे कैरोटीन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपन जानते हैं कि कैरोटीन किसका पार्ट है, कैरोटिनॉइड्स का ही पार्ट है। कैरोटिनॉइड बनते हैं 2 कंपोनेंट से, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन से। ठीक है, तो अपन इसमें मोर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैरोटिनॉइड्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट, विच इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट। अब 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस में, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली अपना एटीपी बनता है, NADPH बनता है, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे।
और क्या होता है वहां पे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। लाइट रिएक्शन नाम से ऐसा लगता है कि वहां पे पूरा यूज होने वाला है किसका, लाइट का होने वाला है। फोटोसिंथेसिस का दूसरा स्टेप क्या है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होने वाला है बेटा, वो बायोसिंथेटिक फेज होता है जिसमें फाइनली क्या बनने वाला होता है, ग्लूकोज बनने वाला होता है। कैसे बनेगा, इसी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के सहायता से बनने वाले। तो दोनों ही लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है, यूजफुल है फोटोसिंथेसिस में। बिना लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिना डार्क रिएक्शन के फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही अलग अलग साइट में होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि यार ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि लाइट रिएक्शन बेटा हमेशा चलता है कहाँ पे, ग्रैना में चलता है या थाइलाकॉइड्स में चलता है, पर डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है बेटा, स्ट्रोमा में चलता है। ठीक है, तो अभी आपको आंसर कहाँ पे मिल रहा है, ये स्ट्रोमा मिल रहा है। स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक है, और लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है बेटा, थाइलाकॉइड्स में चलता है। ठीक है, तो इसमें थाइलाकॉइड्स दिया हुआ है, ये किसका आंसर हो जाता है, लाइट रिएक्शन का। और ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स को क्या बोलते हैं अपन, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स को क्या बोलते हैं, ग्रैना। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज दिस, इंटरग्रैनल लैमिले। ये इंटरग्रैनुलर लैमिले कुछ नहीं है बेटा, स्ट्रोमल लैमिले का ही नाम है, मतलब दो ग्रैने के बीच में जो अपने लैमिले दिख रहा है दैट इज इंटरग्रैनल लैमिले। अभी आप क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखोगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ ए सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इस क्लोरोप्लास्ट में देखो क्या क्या चीजें दिख रही है। हमको पता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है कैसा ऑर्गेनल होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ठीक है, इसके पास कितने मेम्ब्रेन रहेंगे, डबल मेम्ब्रेन रहेगा। तो अपने को क्या दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा अपन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपको ये दिख रहा है बेटा ग्रैना। ग्रैना का मतलब क्या होता है, ऐसा स्टैक्स ऑफ कॉइन। ठीक है, जैसे अपन सिक्कों को बहुत सारा ऐसा रख दें तो उसमें एक सिक्का क्या है, एक सिक्का अपना बनाता है क्या, थाइलाकॉइड, और स्टैक्स ऑफ कॉइन को अपन क्या बोल देते हैं, ग्रैना। अब ये जो ग्रैना है, कितना ग्रैना दिख रहा है बेटा, यहाँ पे एक स्टैक दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये सातों स्टैक एक दूसरे से दिख रहे हैं, कनेक्टेड है बेटा। तो ये क्या है अपने स्ट्रोमल लैमिला, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, इंटरग्रैनल लैमिली। ठीक है, और क्या दिख रहा है, अब अपन जानते हैं क्लोरोप्लास्ट बेटा कैसा ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। प्लस सेल चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये प्रोकैरियोटिक, एक तरीके से एक प्रोकैरियोट सेल से डेवलप हुआ है, इसके पास खुद का डीएनए होता है और एक खुद का राइबोसोम होता है। तो अपने को ये राइबोसोम दिख रहा है। नेक्स्ट स्टार्च ग्रैन्युल दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, लिपिड ड्रॉपलेट दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन क्या चलने वाला है, फोटोसिंथेसिस चलने वाला है बेटा, तो स्टार्च और लिपिड तो दिखेगा ही दिखेगा। स्टार्च क्या है भाई, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है। ठीक है, ग्लूकोज बन रहा है, उसको स्टोर किस फॉर्म में कर रहे हैं, स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट अब आते हैं इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए हाउ मेनी पीक्स आर ऑब्जर्व। बेटा ये अभी लास्ट क्लास में अपन ने देखा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पूरा ग्राफ पढ़ा था जिसमें अपन ने 3 पिगमेंट को देखा था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स। दोनों क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पीक कहाँ शो करते थे, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। कैरोटिनॉइड शो करता था पीक अपना सिर्फ और सिर्फ ब्लू रीजन में। ठीक है बेटा, याद आ रहा होगा। तो अब इसमें क्या पूछा है, सिर्फ किसके बारे में, क्लोरोफिल ए के बारे में। तो क्लोरोफिल ए ब्लू और रेड रीजन में अपना पीक शो करता है। तो कितने पीक हो गए बेटा, टोटल 2 पीक्स हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा इसका आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट आगे आते हैं, ये देख लो। ठीक है, जिसको बेटा याद नहीं आ रहा होगा पिछले क्लास का, वो ये डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो क्लोरोफिल ए देखो, है ना, ये डॉटेड लाइन से जो बना हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है, इसमें ये पहला पीक आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल ए नीचे चला गया, इसका पीक, देन अगेन इसका पीक आपको कहाँ दिख रहा है, फिर से ये रेड रीजन पे दिख रहा है। इसको अपन क्या मानते हैं बेटा, 380 to 500 रीजन, इसको अपन बोलते हैं ना ब्लू वेवलेंथ का है। ये कौन सा वेवलेंथ का है, रेड वेवलेंथ का रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरोफिल बी देखो बेटा, यहाँ पे आपको पीक दिख रहा है, फर्स्ट पीक, देन सेकंड पीक कहाँ दिख रहा है, यहाँ। कैरोटिनॉइड्स में कितने पीक दिख रहे हैं, एक ही पीक दिख रहा है, कौन से रीजन में, ब्लू रीजन में। तो क्वेश्चन अगर आया होता क्लोरोफिल ए या क्वेश्चन आया होता क्लोरोफिल बी, तो दोनों ही केस में
पीक कितने हैं बेटा आपके 2 पीक्स हैं, पर कैरोटीन के लिए पीक कितना है 1 पीक है। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट आगे आते हैं। कैरोटिनॉइड शो देयर एब्जॉर्प्शन पीक इन, बिल्कुल आसान है, अभी पढ़ा है। कौन से रीजन में शो करता है बेटा? ब्लू रीजन में शो करता है, ठीक है, क्योंकि कैरोटिनॉइड्स अपना पीक सिर्फ एक ही रीजन में शो करता है। सिर्फ क्लोरोफिल ए और बी ही ऐसे पिगमेंट हैं जो ब्लू में भी शो करते हैं और रेड में भी शो करते हैं। क्लियर है? इसमें तो आगे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अगर इन, बेटा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए अपन ने कल भी डिस्कस किया था, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जहां होगा वहीं पे क्या होगा? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। तो एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां पे दिखा था हमको? ब्लू रीजन में भी दिखा था और रेड रीजन में भी दिखा था। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ब्लू रीजन में बढ़ा था, देन रेड रीजन में उसका पीक बढ़ा था। तो जहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा वहां पे एक्शन ज्यादा, एक्शन ज्यादा का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लू एंड रेड रीजन, ठीक है, क्लियर। येलो एंड ग्रीन तो बेटा कोई रीजन ही नहीं है, अपन देख लिया येलो एंड ग्रीन में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ग्राफ क्या हो जा रहा है बेटा? वापस से सो जा रहा है। पीक हमको सिर्फ दिख रहा था ब्लू रीजन में, रेड रीजन में, तो दोनों ऑप्शन टिक तो कर नहीं सकते। मोस्ट अच्छा आंसर कौन सा है अपना? ब्लू एंड रेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिगमेंट्स इन अ ग्रीन प्लांट आर सेपरेटेड बाय, चलो बेटा अभी तो रिवीजन हो गया होगा कल के क्लास का, है ना? तो अभी देखो कितना फटाफट क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, आप फॉलो करते जाओगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन बनते चला जाएगा। आपको ये सारे बच्चे ये बना लिए होंगे अभी तक, पिगमेंट्स हम कैसे सेपरेट करते थे। कोई भी कलर्ड चीज को बताओ, कोई भी कलर चीज का सेपरेशन करने के लिए अपन क्या यूज किए हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज किए हैं, ठीक है। क्या यूज किए हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी। तभी तो हम बोलते हैं ना पिगमेंट्स को हम क्रोमेटोग्राम में कौन सा कलर दिखता है, तो क्रोमेटोग्राम क्या था? एक पार्ट था कौन से टेक्निक का? क्रोमेटोग्राफी का। और कौन से टेक्निक था बेटा? वो पेपर क्रोमेटोग्राफी था, याद है? रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से क्या किए थे? हाँ याद है बच्चों, क्या किए थे? अपन को ये पता चला था ये जो H2O है यही है सोर्स किसका? ऑक्सीजन का। अपन ने इसमें क्या लिया था? O18 और O16, ठीक है। तो ये रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक पता चल गया। सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा आप डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा, ठीक है। ये जब डीएनए का अपन दो टाइप के डीएनए का या एस डीएनए आर डीएनए वो सब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखा है, सेंट्रीफ्यूगेशन करते थे डीएनए का। पेपर क्रोमेटोग्राफी से क्या होने वाला है? पिगमेंट सेपरेट होने वाला है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा छानना होता है, बहुत बारीक तरीके से छानना, बहुत पतला पतला जाली लगा देना। अपन जैसे चाय की छन्नी होती है उससे क्या करते हो? चाय पत्ती छानते हो, वो भी एक तरीके का क्या है बेटा? फिल्ट्रेशन है, ठीक है। अब अल्ट्रा लगा दिया उस फिल्ट्रेशन के आगे, मतलब क्या होता है? अल्ट्रा का मतलब जो छन्नी का साइज होगा ना वो बहुत अल्ट्रा साइज में चला जाएगा, बहुत माइन्यूट चीजें भी उससे क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 इज व्हाट एंड रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 इज व्हाट। चलो अभी ये तो PS क्या है, ये PS क्या है, बताओ बच्चों। जो लोग पढ़ चुके हो उनको तो पता ही होगा। PS क्या है भाई? फोटो सिस्टम है, ठीक है। क्या है? अपन यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? PS का मतलब क्या है? और कुछ नहीं है, फोटो सिस्टम। ये फोटो का P है और ये सिस्टम का S है, इसलिए उसको PS1 PS2 बोलते थे। ये फोटो सिस्टम क्या है? एक्चुअली अगर देखा जाए बेटा अपन ने दो टाइप का फोटोसिंथेसिस देखा है, मतलब दो टाइप नहीं बोलना चाहिए, फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के रिएक्शन है, एक क्या है? लाइट रिएक्शन, एक क्या है बेटा? डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या यूज होने वाला है? लाइट यूज होने वाला है। अब ये जो लाइट यूज होने वाला है एक तरीके से अपन बोल सकते हैं फोटोन यूज होने वाला है, ठीक है। फोटोन यूज होने वाला है बोल सकते हैं। तो वो जो लाइट, क्योंकि अपन जानते हैं लाइट क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो पैकेट ऑफ एनर्जी को अपन फोटोन ही बोलते हैं, है ना? फिजिक्स में पढ़ा होगा बच्चों। तो अब ये जो फोटोन है, अब ये जो फोटोन जिस पिगमेंट में पड़ने वाला है या ऐसे सेल में, अगर मान लिया लीफ में कौन से सेल्स होते हैं बेटा? मीजोफिल सेल्स होते हैं। उस मीजोफिल सेल के अंदर कौन बैठा है? क्लोरोप्लास्ट बैठा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है?
थाइलाकॉइड है, ग्राना है। इस थाइलाकॉइड के अंदर बैठा क्या है अपना पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसको क्या करना है, एब्जॉर्प्शन करना है किसका, लाइट का। लाइट क्या है, फोटोन है, ठीक है। तो एक तरीके का फोटोन को एब्जॉर्ब करने वाला सिस्टम कहाँ पे होगा बेटा, थाइलाकॉइड और ग्राना के अंदर। मतलब क्लोरोफिल के पास ऐसा तो कुछ सिस्टम होगा ना जो वो एब्जॉर्ब कर सके, तो वही जो सिस्टम होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम। अब ये फोटो सिस्टम अगर देखा जाए तो यार ये दो टाइप के हैं, ठीक है, जिसको अपन PS1 और PS2 बोल दिया है ना। दोनों ही फोटो सिस्टम में एक अपना कॉमन पिगमेंट है, वो क्या है, क्लोरोफिल ए। यहाँ पे भी क्या है, क्लोरोफिल ए। क्यों भाई, क्योंकि क्लोरोफिल ए कैसा है बेटा, मेन पिगमेंट है, मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है, यूनिवर्सल पिगमेंट है, ठीक है। इस फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए है, इस PS2 में भी क्या है, क्लोरोफिल ए। तो जो ये क्लोरोफिल ए है ना, अगर इसको अपन मेन बोल रहे हैं, तो कोई भी कंपनी का अगर जो मेन बॉस होता है ना, उसका एक अलग चैम्बर होता है ना, जो मालिक है वो तो अलग चैम्बर में बैठा रहता है। तो इसका चैम्बर को, इस क्लोरोफिल ए के चैम्बर को बेटा अपन क्या बोल देते हैं, रिएक्शन सेंटर। क्या बोल देते हैं बच्चों, रिएक्शन सेंटर बोल देते हैं। किसको रिएक्शन सेंटर बोलते हैं भाई, जो क्लोरोफिल ए है हमारा मेन बॉस है, वो एक अपना अलग चैम्बर में बैठा रहता है। बाकी इसके जो सहकर्मी है, मतलब इसके एम्प्लॉयज है, इसके एम्प्लॉयज कौन से होंगे बेटा, जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है, ठीक है। जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है वो क्या है, इसके हेल्प करने के लिए एक्सेसरी, तभी तो अपन बोल रहे थे अलग अलग वेवलेंथ का लाइट कैप्चर करेंगे, है ना, बाद में चल के क्लोरोफिल ए को ही देंगे। सब एक तरीके के, मान लो एक ऑफिस में वो लोग काम कर रहे हैं, जिसमें बॉस कौन है, क्लोरोफिल ए, बाकी सब क्या है, एम्प्लॉयज हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयज कौन है बेटा, क्लोरोफिल बी, देन कैरोटिनॉइड्स में ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। तो ये सब जो पिगमेंट्स हैं ये क्या बना लेते हैं, LHC। LHC का मतलब क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बड़ा अनोखा नाम है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, पिगमेंट्स हैं। ये पिगमेंट कौन से हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स है। ये क्या करने आए हैं, अपने मेन बॉस को हेल्प करने आए हैं। थोड़ा थोड़ा करके सब लोग, एक सिर्फ बॉस थोड़ी काम करता है, हाँ, कोई भी कंपनी में सिर्फ बॉस नहीं काम करता है। बॉस क्या करता रहता है, वो भी काम करता है, बट जो उसके एम्प्लॉयज है वो भी वर्क कर रहे होते हैं, है ना। तो ये जो एम्प्लॉयज है वो भी क्या करेंगे, वर्क करेंगे। मतलब इनका वर्क क्या है, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैप्चर करेंगे और किसको दे देंगे बेटा, मेन बॉस को। मेन बॉस क्या है, क्लोरोफिल ए। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जहां पे लाइट हार्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। रेन हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, बचपन में पढ़ा है, जहां पे हम रेन को कलेक्ट करके क्या करके रखें, स्टोर करके रखें। तो ये भी क्या कर रहे हैं, लाइट को कलेक्ट करके स्टोर कर रहे हैं अपने पास, एंड देन किसके पास पहुंचा दे रहे हैं, मेन बॉस के पास। मेन बॉस क्या है, क्लोरोफिल ए। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, एवरी अदर पिगमेंट। और ये पिगमेंट किससे बाइंड है बेटा, प्रोटीन से लगे हुए हैं, ठीक है। ये अकेले नहीं पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, कुछ कुछ प्रोटीन इनके साथ मिलता है, ठीक है। पिगमेंट प्लस प्रोटीन बोल सकते हो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। अलग अलग पिगमेंट, जैसे मान लिया क्लोरोफिल बी प्लस प्रोटीन, कैरोटिनॉइड में ज़ैंथोफिल प्लस प्रोटीन, कैरोटीन प्लस प्रोटीन। तो ये अलग अलग अपने प्रोटीन के साथ बैठे रहते हैं, कहाँ पे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। अब भाई बोलोगे कि मैम PS1 में भी क्लोरोफिल ए LHC है, PS2 में भी क्लोरोफिल ए LHC है, तो इनको 1 और 2 नाम ही क्यों दिया है ना। क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि अलग क्यों है भाई, सब कुछ तो सेम है। तो बेटा इसमें अलग बस ये है, कौन सा, अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई ये नाम क्यों दिया है 1 और 2, है ना। 1 और 2 नाम बेटा दिया हुआ है बस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 ज्यादा अच्छा काम कर ले या 2 ज्यादा अच्छा काम करता हो, ऐसा नहीं है भाई। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे रैंकिंग ऐसी कोई बात नहीं है। ये कौन सा है, बेसिस ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी। मतलब PS1 को हम पहले डिस्कवर किए, देन PS2 डिस्कवर हुआ। अब इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है बेटा किसमें, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है रिएक्शन सेंटर में। अब रिएक्शन सेंटर में बेटा ये जो क्लोरोफिल ए बैठा हुआ है PS1 का, अब ये क्लोरोफिल ए, अभी कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो बेटर समझ में आएगा ना बच्चों। तो अब ये जो क्लोरोफिल ए यहाँ पे बैठा है रिएक्शन सेंटर पे, इसका क्या है, पीक। पीक मतलब हर किसी का एक पीक होता है ना, जब आप बहुत अच्छे से अपना पूरी क्षमता से काम कर सको, है ना। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल भले सेम है बेटा, लेकिन
PS1 में जब वो बैठा है क्लोरोफिल ए, तो इसका पीक मतलब सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वो कौन से वेवलेंथ में करने वाला है? पीक 700। ठीक है, 700 का मतलब कौन से रीजन में चले गए बेटा अपन? रेड। ठीक है, यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है इसका पीक क्या है? 680 नैनोमीटर लिख देते हैं भैया। ठीक है, तो दोनों ही क्या है भैया? रेड रीजन का ही बात कर रहे हैं ना। लेकिन क्लोरोफिल ए PS2 में 680 नैनोमीटर पे अपना पीक शो करता है। पीक मतलब एब्जॉर्प्शन का सबसे ज्यादा ऊंचाई। ठीक है, इफ इट इज प्रेजेंट इन PS2 680 नैनोमीटर, PS1 में उसका पीक क्या है? 700 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब ये क्वेश्चन तो बन गया होगा। अब ये जो पीक ये बता रहे हैं, क्या पूछा है? रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 इज व्हाट? तो हमको पता है PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या है? 700। PS2 का रिएक्शन सेंटर क्या है? 680। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं बेटा? P700 एंड देन P680। ये क्या डिनोट करता है? रिएक्शन सेंटर को, जिसमें ये P क्या है? ठीक है, ये P, अब ये ऐसा नहीं सोचना कि भाई ये P700 680 क्यों अलग अलग क्यों है पिगमेंट तो एक ही। भाई पिगमेंट एक ही है, लेकिन हम जानते हैं ना क्लोरोफिल ए हो चाहे क्लोरोफिल बी हो, दोनों ही अपना पीक किस में शो करता है? ब्लू रीजन में भी शो करता है और रेड रीजन में भी शो करता है। ठीक है, तो ये P का क्या मतलब क्या है? पिगमेंट। P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट। 700 मतलब क्लोरोफिल ए का पीक कहां पे मिलने वाला है? 700 में। क्लोरोफिल ए क्या है? एक तरीके का पिगमेंट है। यहाँ पे पिगमेंट का पीक क्या है? 680 नैनोमीटर है। तो आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसमें बच्चों को जिनको कंफ्यूजन है कि यार एग्जाम टाइम भूल जाते होंगे कि यार ये 1 में ऐसा था या 2 में ऐसा था, तो बेटा ऐसे याद रखना, फर्स्ट हमेशा कौन आता है बेटा? जिसके मार्क्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अपने को कैसे याद रखना है? अपना नीट का पेपर कितने मार्क्स का होता है बेटा? इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब इसमें नीट के पेपर के हिसाब से फर्स्ट कौन आएगा बेटा? 700 वाला। सेकंड कौन आएगा? 680 वाला। तो PS1 में पीक क्या है? 700। PS2 में पीक क्या हो गया? 680। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, ये बेटा आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, उसी को समझेंगे अब। ये क्या होता है? अभी मैंने क्या बोला? फोटोन क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। ये पैकेट ऑफ एनर्जी क्या है? और कुछ नहीं है। कौन सा एनर्जी यहाँ पे? लाइट एनर्जी है भैया। ठीक है, अब ये लाइट एनर्जी में देखो, लाइट पड़ रहा है किसमें? अब ये कहाँ पे होगा भाई? ये मीजोफिल सेल्स होगा। मीजोफिल सेल्स कहाँ पे होते हैं? मीजोफिल सेल्स लीफ में होते हैं। ठीक है, इस मीजोफिल सेल्स में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर का थाइलाकॉइड या ग्रैना में क्या प्रेजेंट होगा? पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और ये पिगमेंट कैसे प्रेजेंट होंगे भैया? ये अपना एक कॉम्प्लेक्स बना के रखे हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? फोटो सिस्टम बना के रखे हुए हैं। ठीक है, अब इस फोटो सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, चाहे 1 का बात करो चाहे 2 का बात करो, दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी बस 1 और 2 उनको नाम दिया हुआ है, पर डिफरेंस क्या है? एब्जॉर्प्शन पीक का। ठीक है, नेक्स्ट, इस फोटो सिस्टम में दो चीज होता है, एक होता है रिएक्शन सेंटर, एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये अपना क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये दिख रहा है बेटा आपको? ये क्या है? मेन ऑफिस है ना। इसको थोड़ा ऐसा सिंग बना देते हैं। सिंग बनाने से क्या होता है ना, ये जो बॉस लोग होते हैं थोड़ा नाटक ज्यादा करते हैं ना, है ना, थोड़े ज्यादा खूंखार टाइप से होते हैं बॉस लोग। तो ये जो रिएक्शन सेंटर में अपना बॉस बैठा है, कौन है भैया बॉस? जो सबसे ज्यादा मिलता है क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए यहाँ पे बैठा हुआ है। फोटो सिस्टम चलो कोई भी हो, अपन कॉमन इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? लाइट एनर्जी पड़ी। ठीक है, लाइट जैसे ही पड़ता है तो एक साथ पड़ेगा भैया, इसमें भी पड़ेगा, रिएक्शन सेंटर में भी। लीफ है ना, वहां पे क्लोरोफिल ए भी दिख रहा है, बी भी है, सब चीजें एक साथ लाइट हर तरफ पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ? मान लो यहाँ पे एक पिगमेंट में जैसा डायग्राम दिया है, यहाँ पे क्या हुआ? लाइट पड़ी। अब जैसे भी बेटा आप किसी भी लाइट का बात कर रहे हो, तो लाइट क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी है ना। आप कोई भी मॉलिक्यूल को एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो। अब ज्यादा एनर्जी मिल जाता है तो क्या होता है? यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के आउटर शेल में रिवॉल्व करने लग जाता है। ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री यहाँ पे क्या होगा? वो अपना स्टेबल एटम था, न्यूट्रल एटम था, चुपचाप बैठा हुआ था, उसको क्या हुआ? आके लाइट एनर्जी ने
एनर्जी दे दी, ठीक है। जैसी एनर्जी आया तो उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आउटर शेल में रिवॉल्व करने लगा। जब तक एनर्जी उसके पास थी तब तक वो घूम रहा था। फिर एक टाइम आया, फिर क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन वापस से घूम के अपने शेल में, अपने जिस ऑर्बिट में घूम रहा होता है उसी ऑर्बिट में वापस आ जाता है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा अपने ऑर्बिट में, तो क्या होगा, क्या रिलीज करता है बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा तो क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, करेक्ट। तो ये एनर्जी अपने बाजू वालों को दे दिया, फिर अपने बाजू वाले को फिर क्या हुआ, ये भी एक्साइटेड हो गया, मेरे पास एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रॉन घुमाने लगे आउटर शेल में, घुमाते घुमाते थक गए। जैसी एनर्जी खत्म हुई, वो उस आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन था बोले भैया लौट के बुद्धू घर को आ जाओ, हो गया तुम्हारा एनर्जी खत्म, पैसा खत्म हो गया, अब क्या करोगे घूम के, चलो आ जाओ। एनर्जी करेंसी क्या है अपना, है ना, पैसा, एनर्जी करेंसी बोलते हैं ना एटीपी को। तो लाइट एनर्जी खत्म, आ जाओ। तो जैसे ही वो आया आउटर शेल से फिर अंदर की तरफ, फिर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, जैसे ही अंदर की तरफ आएगा फिर एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। तो अब ये फिर से एनर्जी दिया, कहाँ चला गया, इसके बाजू वाले में, अगेन ये इधर, ऐसे ऐसा करते 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 जहां जहां सब जगह बेटा यही प्रोसेस चलते चलते लास्ट में इनको किसको देना है भैया, किसको देना है एनर्जी को, रिएक्शन सेंटर को दे देना। भाई रिएक्शन सेंटर अपने पास भी एनर्जी, ऐसा नहीं है कि फोटोन इनके पास नहीं गया होगा, फोटोन इनके पास भी गया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या हो गए होंगे, एक्साइट हो गए होंगे, इलेक्ट्रॉन इनका भी बाहर गया होगा, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कौन बैठा रहता है, एक प्राइमरी एक्सेप्टर। कौन बैठा रहता है बेटा, प्राइमरी एक्सेप्टर। जैसे ही रिएक्शन सेंटर का, क्योंकि ये मेन ऑफिस है ना, मेन बॉस है, इसको पता है कि अपना एनर्जी करेंसी घुमाने में नहीं लगाना है ना। ये ऐसे एम्प्लॉयज लो टाइप नहीं कि पैसा मिला चलो घूमे, चलो यहाँ चलो पार्टी करो, ऐसा नहीं करता वो क्या करेगा, इस एनर्जी को, जितना एनर्जी मिला वो किसको दे देता है बेटा, प्राइमरी एक्सेप्टर, मतलब कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देता है ना, ऐसे किया जाता है कंपनी में। तो क्योंकि ये मेन बॉस है, इसका इलेक्ट्रॉन या इसका जो एनर्जी है उसको कौन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है बेटा, प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी क्यों बोला गया है, जो सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम अपन यहाँ पे एक्सेप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जब भी ऐसा फर्स्ट होता है तो उसके आगे क्या लग जाता है, प्राइमरी लग जाता है। इस प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद अगर कोई दूसरा आएगा कंपनी इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, तो वो कौन हो जाएगा, सेकेंडरी एक्सेप्टर। समझ रहे हो ना बेटा। तो ये सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन लिया है, प्राइमरी एक्सेप्टर, इसलिए इसके नाम में क्या लग गया है, प्राइमरी लग गया है। क्लियर है बेटा। तो यही अपना क्या है, रिएक्शन सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। प्रोसेस क्या चला, एनर्जी आई, ये लोग एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफर करते 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 किसको दे दिया, मेन ऑफिस में। मेन ऑफिस में कौन बैठा है, क्लोरोफिल ए, जो कि क्या कहलाता है, रिएक्शन सेंटर। PS1 होता तो क्या होता है, इसमें पीक क्या होता है, 700। PS2 होता तो पीक क्या होता, 680 नैनोमीटर। ठीक है। अब 700 नैनोमीटर क्या है, मतलब 700 नैनोमीटर का लाइट चाहिए इसको, तब ये अपना पीक शो करेगा, है ना। इसको 680 नैनोमीटर का फोटोन चाहिए, तब ये अपना पीक शो करेगा। क्लियर। अब ये यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। तो ये अपना पूरा क्या है, फोटो सिस्टम है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आते हैं अब आगे। For NADPH plus H plus formation, only PS1 is required, only PS2 is required, both PS is required, only stroma is required। तो अभी बेटा सबसे पहले अपन ने दो टाइप का रिएक्शन जानते हैं अपन फोटोसिंथेसिस में, एक है क्या, लाइट रिएक्शन, एक क्या है, डार्क रिएक्शन। इसी क्वेश्चन को बेटा घुमा के पूछा है जो अपन ने पीछे सॉल्व किया था। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है बच्चों, स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, ग्रैना में या थाइलाकॉइड में होता है। तो लाइट रिएक्शन ऐसा पूछ देते हैं डायरेक्ट, तो अपन को बन जाता है। अब इसी क्वेश्चन को बेटा घुमा के पूछा है, NADPH H प्लस फॉर्मेशन कहाँ होता है। भाई NADPH H प्लस फॉर्मेशन में तुमको सबसे पहले दिमाग लगाना है कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट से मिटाइए, कौन, NADPH प्लस H प्लस। ठीक है। तो अगर अब पूछ दिया कि NADPH H प्लस का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, तो अपन क्या याद रखेंगे कि यार ये प्रोडक्ट किसका है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, जो यूज होने वाला है कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में। तो बनने कहाँ वाला है, थाइलाकॉइड में बनने वाला है। थाइलाकॉइड में बनने वाला है अगर, तो वहां पे कौन बैठे होते हैं बेटा,
पिगमेंट बैठा होता है। पिगमेंट कौन से सिस्टम में बैठा होता है? फोटो सिस्टम में बैठा होता है, ठीक है। तो अब NADPH H+ के फॉर्मेशन के लिए आपको 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ पे समझ में आ गए क्या क्या किस तरीके से पूछ सकता है। अभी ये इसका थोड़ा और मॉडिफाइड कि अब इसमें PS कौन सा यूज होने वाला है, इसको समझने के लिए बेटा अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं अपन? सबसे पहले तो भाई फॉस्फोराइलेशन अगर अपन बोल रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, ये क्या है बेटा? फॉस्फोर किससे बना होगा? फॉस्फोरस से। राइलेशन मतलब फॉस्फोरस का ऐड होना। तो किस में ऐड किया जाता है फॉस्फोरस को? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस क्या बना देता है? ATP। तो दिस प्रोसेस इज फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब ये फॉस्फोराइलेशन बेटा 2 तरीके का हो सकता है, या हो सकता है फोटोफॉस्फोराइलेशन या हो सकता है ऑक्सीडेटिव। मतलब या तो लाइट के मदद से ये चलेगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं लाइट के प्रेजेंस में ये ATP का कन्वर्जन, ADP से ATP कन्वर्जन, तो ये क्या कहलाएगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कह दूं तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बेटा अपने को कहाँ पढ़ना है? रेस्पिरेशन में पढ़ना है, क्लियर। अभी अपने को फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, यहाँ पे क्या होगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट के सहायता से अपन क्या करने वाले हैं? ADP को ATP में कन्वर्ट करने वाले हैं विथ एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, और एडिशन ऑफ फॉस्फोरस इज फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये 2 टाइप का है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, ठीक है। 2 टाइप के फॉस्फोराइलेशन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन है। भाई ये फोटोफॉस्फोराइलेशन या तो नॉन साइक्लिक, साइक्लिक का क्या मतलब होता है? इतना सारा साइकिल पढ़ते थे ना, वाटर साइकिल पढ़ते थे। वाटर साइकिल में क्या होता था? पानी उठ के जाता था रिवर से, बादल बनाता था, बादल से वापस से रेन हो जाता था, फिर से क्या है उसी रिवर में आ जाता था। तो ये क्या है? साइकिल हो रहा है ना। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में मतलब अभी थोड़ा मोड़ा तो आइडिया हो गया होगा कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में कोई चीज तो घूम के जहां से आ रही है वहीं घूम के क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी, क्लियर। नॉन साइक्लिक में वो चीज वहां पे वापस नहीं आने वाली, क्लियर है। तो अभी ये देखोगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबसे पहले उसका दूसरा नाम बेटा क्या है? जेड स्कीम, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को अपन जेड स्कीम भी बोलते हैं और हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। हिल्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साइंटिस्ट हिल ने बताया है। जेड स्कीम क्यों बोलते हैं बेटा? वो मैं अभी आपको, क्योंकि इसमें एक पैटर्न बनता है जेड, वो अभी अपन जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी जो एनसीईआरटी की डायग्राम है बेटा, बहुत सिंपल डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। देखो अपन ने क्या देखा है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। देखो ये फोटो सिस्टम 1, इसमें क्या है? रिएक्शन सेंटर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक रिएक्शन सेंटर होगा। फोटो सिस्टम 1 है तो बेटा इसका पीक क्या होगा? 700, इसका पीक क्या होगा? 680। अब यहाँ से क्या होता है? रिएक्शन सेंटर, फाइनली LHC का रिएक्शन सेंटर में जाते हैं सारा लाइट एनर्जी, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चलता है? प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर क्या एक्सेप्ट करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसने क्या लिख लिया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये बनाता है अपना फोटो सिस्टम 1। वैसे ही सिमिलरली ये क्या है? फोटो सिस्टम 2। बस यहाँ पे रिएक्शन सेंटर का अंतर है। लाइट पड़ रहा है बेटा, देखो दोनों ही सिस्टम में है ना। इसके बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर किसको दे दे रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। तो ये प्राइमरी एक्सेप्टर हो गए, ये क्या हो जाएंगे बेटा? सेकेंडरी एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है? ADP से जब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है उस समय क्या हुआ? ADP प्लस IP इज गिविंग ATP, मतलब ATP बन जा रहा है जब ये प्रोसेस चला, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? फोटो सिस्टम 1 के LHC के पास। एंड देन इसका LHC से क्या? इसका तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही निकला हुआ था, ठीक है। ये तो पहले से ही निकला हुआ था, इसका एक्सेप्ट हुआ एंड देन कहाँ चला गया? ये भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया और वहां पे क्या हुआ? NADP प्लस से NADPH बन गया, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में हमको फोटो सिस्टम्स बेटा जो पढ़ रहे हैं उस फोटो सिस्टम, बेटा मैं अभी डिटेल में बताऊंगी ये पूरा, ठीक है। अभी एकदम घबराना मत, मैं अभी सिर्फ ये डायग्राम बता रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी बता रही है, अभी अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में क्विकली क्या क्या होने वाला है? लाइट का यूज होने वाला है। फोटोकेमिकल फेज है ये। फोटोकेमिकल क्यों? क्योंकि लाइट से सबसे पहले बेटा एक तो वाटर ब्रेक होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे बनाना क्या है अपने को, एटीपी बनाना है और NADPH बनाना है, ठीक है। ये एटीपी NADPH यूज कहाँ होने वाला है, डार्क रिएक्शन में यूज होने वाला है। तो अपन देखोगे एटीपी तो बन गया, कहाँ से बना भाई, ये जब फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, तब वहां पे एटीपी बन गया। और जब इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब इसका मतलब फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव किया, तब क्या अपना बन गया, NADPH बन गया, ठीक है। अब इसको नॉन साइक्लिक क्यों बोला गया है, क्योंकि बेटा जो इसका इलेक्ट्रॉन निकल के गया है ना, वो इसने एक्सेप्ट किया है ना, फिर कौन एक्सेप्ट किया, इसने एक्सेप्ट किया, फिर कौन ले लिया, ये ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था, डेफिशिएंट हो गया था। कुछ भी चीज डेफिशिएंट हो जाती है तो क्या होता है भाई, अपन अनस्टेबल हो जाते हैं ना, ये तो इसी का इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। समझ लो बेटा, आप एनर्जी दिए एक एटम को, उसका इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में घूमा एंड देन वापस आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन आउटर शेल में घूमने निकला और कोई उसको उड़ा के ले गया, कोई एक्सेप्टर लेके चला गया, तो वापस तो नहीं आया। अब इसके पास क्या हो गया, यहाँ जैसे साथ में लाइट पड़ा है, ठीक है, लाइट साथ में पड़ा है दोनों फोटो सिस्टम में, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला है। इसका इलेक्ट्रॉन घूम के किसके पास चला गया, इसके पास। भाई इसके पास जो इलेक्ट्रॉन का कमी था वो तो पूरा हो गया, लेकिन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन का कमी था वो पूरा हुआ क्या, नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में H2O स्प्लिट होता है, किसमें, 2 इलेक्ट्रॉन 2H+ और O में। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाता है, इसके पास। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बेटा तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हुआ, यहाँ पे तो लगातार इलेक्ट्रॉन, जितने बार पैकेट पड़ रहा है उतने बार इलेक्ट्रॉन जाते जा रहा है ना। तो अभी हम तो एक साइकिल की बात कर रहे हैं कि अभी एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। जब तक ये प्रोसेस चल रहा था तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जा चुका होगा, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या बार बार इस कमी को पूरा करते जा रहा है। लेकिन अब इसको नॉन साइक्लिक क्यों बोला गया है, लेकिन क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के निकला था वो घर पे तो वापस नहीं आया, वो कहाँ चला गया, दूसरे घर में चला गया। इसके इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए अपन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स लगाए। ये जो इलेक्ट्रॉन इसका निकला ये क्या होगा भैया, ये अभी अपन निकला NADPH से NADP+ बना लिए, ठीक है। अभी इसको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को क्या बोला गया, फोटोफॉस्फोराइलेशन को Z स्कीम भी एंड हिल रिएक्शन भी, ठीक है। ये H भी होगा ना, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। हिल रिएक्शन, Z स्कीम एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। अभी अपन यही पढ़ चुके हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे अपना फोटो सिस्टम 2, यहाँ पे क्या है, PS1, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 में क्या होगा, अपना रिएक्शन सेंटर, अपना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। PS1 में कौन सा है भाई, 700 नैनोमीटर पीक है, इसका पीक क्या है, 680 नैनोमीटर पीक है। क्लियर, इतना तो पढ़े थे। अब यहाँ से क्या आ रहा है, सन है बेटा, सन, यहाँ पे भी लाइट, ये लाइट एनर्जी आई। जैसी लाइट एनर्जी आई, एनर्जी मिलते ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से एक एटम से दूसरे एटम, ऐसा ऐसा करते करते लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से फाइनली किसके पास गया, रिएक्शन सेंटर के पास। वो रिएक्शन सेंटर में जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर जाता है आउटर शेल में, उसको कौन एक्सेप्ट करता है बेटा, प्राइमरी एक्सेप्टर, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है। तो यहाँ पे बेटा प्राइमरी एक्सेप्टर का थोड़ा सा अपने को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो एनसीईआरटी लिखती है ना, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो ये ETS क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो कैसे अरेंज रहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बेटा सब जानते ही होंगे, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो रिडॉक्स पोटेंशियल है, इसमें क्या होने वाला है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होने वाला है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान अपन H+ के फॉर्म में कर सकते हैं, है ना। तो ये जो अपना रिडॉक्स पोटेंशियल बोल रहे हैं अपन, इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के बारे में। ये आपने को जितने नाम दिख रहे हैं ना, फियोफाइटिन, ये PQ का मतलब होता है प्लास्टोक्विनोन, क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन। इसका क्या मतलब है, साइटोक्रोम B6F, ठीक है।
ये क्या है, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। इधर क्या है, फेरस सल्फेट। FD क्या है, फेरोडॉक्सिन। FNR क्या है, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ठीक है। तो ये अपने क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल में होंगे। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जैसे ये जो फियोफाइटिन है, इसको जो इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत है ना, इससे ज्यादा चाहत किसकी होगी, PQ की। PQ से भी ज्यादा चाहत इलेक्ट्रॉन लेने की किसकी होगी, साइटोक्रोम B6F की। इससे ज्यादा किसकी होगी, PC की, प्लास्टोसाइनिन की। तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सबसे पहले अपना क्या होता है, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन लाइट पड़ता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है अपना, फियोफाइटिन, है ना। अब फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन चला गया, बहुत खुश हो गया वो, एकदम यार इलेक्ट्रॉन आया मेरे पास, एक एक्स्ट्रा आ गया। जैसे अपने को पार्टी वार्टी में जाते हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं ना, ये एक्स्ट्रा मिल गया। कोई भी चीज एक्स्ट्रा कहीं भी मिल जाती है, दोस्त का बर्थडे, चॉकलेट उसने एक्स्ट्रा दे दी, बड़ा मजा आता है ना। तो सबको यार ये एक्स्ट्रा लेने की तो बहुत ही अच्छी हैबिट है ना, बहुत खुश होते हैं। तो वैसे जो अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, ये भी बहुत खुश हो जाता है ना। जैसे क्या हुआ, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है, थोड़ी देर तक तो ये रखता है अपने पास, उसके बाद अब एक्स्ट्रा चीज भाई उसको लगता है, अरे यार अब मेरे को अपना वापस से स्टेबिलिटी चाहिए। कोई भी चीज को अपना न्यूट्रल फॉर्म में जाना पसंद है ना। तो अब वो न्यूट्रल फॉर्म में जाने के लिए क्या करेगा, कुछ किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर, इंसान नहीं है सॉरी, कैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर को ढूंढेगा जिसको वो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करे, भाई अब तू रख, मेरा तो हो गया, मैं बहुत खेल लिया, अब मेरे को नहीं करना, मेरे को अब न्यूट्रल रहना है ना, मेरे को अब स्टेबल रहना है, अब इतना मैं एक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो अब इसके पास, इसके बगल में कौन है, प्लास्टोक्विनोन। इसकी रिडॉक्स पोटेंशियल भी क्या है बेटा, ज्यादा है। ये तो और लालच से बैठा हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए कि अरे भाई मैं तो बैठा, हाँ दे 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 दे, आने दे आने दे आने दे, हाँ आन दे आन दे आन दे, ऐसा कर रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन के पास। अब प्लास्टोक्विनोन क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना। अपन ये जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये क्या ETS है, जो NCERT लिखती है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसका थोड़ा डिटेल। अब ये जो प्लास्टोक्विनोन है, ये भी खुश, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, खुशी खुशी, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन फिर इनको भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए यार, नहीं हो पाता है। एक टाइम बाद अपने को न्यूट्रल एटम चाहिए अपना, है ना। तो अब ये किसको देगा, इसके बगल में जो इससे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल वाला है, ये इससे भी ज्यादा लालची है ना, वो भी ले लेगा कि हाँ भाई मेरे को भी दे दे, है ना। तो अब ये जो साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये किसको पास कर देगा, प्लास्टोसाइनिन को। और ये साइटोक्रोम B6F के पास ही इलेक्ट्रॉन जब आएगा तब क्या बन जाता है बेटा, सॉरी, ADP प्लस IP गिव्स ATP, ठीक है। इसी समय ये क्या हो जाता है अपना, कन्वर्जन हो जाता है। अब ये कन्वर्जन कैसे होता है ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी, है ना, केमियोस्मोसिस में अपने को डिटेल में पढ़ना है। अभी बस इतना याद रखो कि भैया जब साइटोक्रोम B6F अपना इलेक्ट्रॉन को, अपने पास इलेक्ट्रॉन लेता है और ये आगे मूव करा रहा होता है प्लास्टोसाइनिन को, उसी समय किसका कन्वर्जन होता है, फॉस्फोराइलेशन हो गया होता है। मतलब ADP में एडिशन हो जाता है किसका, फॉस्फोरस का, और क्या बन जाता है, ATP बन जाता है। क्लियर। अब ये प्लास्टोसाइनिन खुश है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन फिर इसको भी किस में आना है बेटा, न्यूट्रल स्टेट में आना है। तो अब ये किसको पास कर देगा, PS1 को, ठीक है। PS1 को क्यों पास किया, क्योंकि PS1 तो ऑलरेडी अपना एक इलेक्ट्रॉन लाइट पड़ा था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका उड़ चुका था, बाहर चला गया था, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। तो ये फटाक से PS1 क्या करता है कि हाँ भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जो अभी तक वापस नहीं आया, इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहीं से, ले लो है ना। तो वो ले लिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन PS1 का गया हुआ था, इसको सबसे पहले कौन एक्सेप्ट किया बेटा, FES। ये FES भी क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या हुआ, खुश हुआ, बट ज्यादा खुश कब रहेगा, स्टेबिलिटी में न्यूट्रल रह के, ठीक है। तो जैसे इसको न्यूट्रल होना होगा, फिर ये किसको देगा, फेरोडॉक्सिन को। अगेन देन फेरोडॉक्सिन किसको पास करेगा, FNR को। बेटे जो FNR है, इसके पास कौन सा एंजाइम दिख रहा है बेटा, NADP रिडक्ट,
रिडक्टेज, ठीक है, NADP रिडक्टेज, एज लगा हुआ है तो पक्का यार एंजाइम तो इसके पास कोई ना कोई होने वाला है। ये NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, NADP प्लस से क्या बना लेता है, NADPH, ठीक है, क्या बना लिया, NADPH। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो किस में यूज हो गया, यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन कर लिया तो क्या बन गया, NADPH। तो अपना अभी क्या हो गया, NADPH भी बन गया और ATP भी बन गया, ठीक है। लेकिन यार कुछ तो रह गया, क्या रह गया, एक बेचारा PS2 जिसका इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के घूमने निकला था वो तो लौट कर आया ही नहीं। अब ये लौट कर नहीं आया तो ये बहुत दुखी बैठा है ना। अब इसको दुखी बना देते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन तो जो निकला था वो कौन पूरा कर दिया भाई, PS2 का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, है ना। PS2 का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो भाई ये तो क्या है, हैप्पी हैप्पी बैठा है कि मेरा जो गया था, जितना पैसा गया था उतना पैसा तो मैं कमा लिया, है ना। अब ये दुखी है, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो इसके पास एक PS2 के पास क्या रहता है बेटा, OEC। क्या है ये, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में क्या चलता है फिर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये वाटर को क्या किया, स्प्लिट किया तो क्या बना, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, ठीक है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन बन रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो स्प्लिट होके निकला ये कहाँ चला गया, PS2 में चला गया। क्लियर है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा है, क्योंकि भाई H2O स्प्लिट होने से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अभी फिलहाल 1 इलेक्ट्रॉन का कमी था, पर पैकेट ऑफ एनर्जी तो लगातार पड़ रहा है तो बार बार इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन करके रिफिल होता जा रहा है। क्लियर है बच्चों। तो ये अपना क्या हो गया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी को क्या बोला गया है, हिल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसको साइंटिस्ट कौन दिया है, हिल। जेड स्कीम क्यों दिया गया बेटा, क्योंकि देखो जेड एक तरीके से बन रहा है, इसको बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, अपहिल। अपहिल देन डाउनहिल, ये वाला मूवमेंट क्या हो गया, डाउनहिल। कहां से, फियोफाइटिन से लेके PS1 तक ऐसा गया इलेक्ट्रॉन, देन इधर ऐसा आया, देन अगेन इलेक्ट्रॉन इधर कैसे जा रहा है, अपहिल। तो अगर ऐसा आप देखोगे तो ये एक तरीके का क्या है बेटा, जेड बन रहा है। ये पूरा ऐसा जेड बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जेड स्कीम बोला जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट, अब आते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, है ना। नॉन साइक्लिक तो पढ़ लिया, अब साइक्लिक में क्या होने वाला है, साइक्लिक में बेटा आपका सिर्फ एक फोटो सिस्टम होता है। कौन सा फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1। कौन सा फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम फोटो सिस्टम 1 है, तभी ये साइक्लिक हो पाता है। अब साइक्लिक में क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल कौन सा है बेटा, P700 क्लोरोफिल का P के है, लाइट जैसे ही पड़ा, लाइट जैसे ही पड़ा इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ पे जाएगा, किसको देगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, एंड देन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वापस किसके पास आ जाता है, उसी फोटो सिस्टम के पास आ जाता है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है बेटा, ये साइक्लिक है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ मूवमेंट चल रहा होता है तब क्या बन जाता है, ATP। अब इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर से। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर कैसे अरेंज होते हैं बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल में। तो भाई नॉन साइक्लिक हो चाहे साइक्लिक हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अरेंजमेंट तो बेटा वैसे ही होने वाला है इलेक्ट्रॉन कैरियर का, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अब देखो कैसा होगा, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला बेटा, यहाँ पे प्राइमरी, इस फिगर में आप देखो, अगर यहाँ पे देखो बेटा प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, अभी सिर्फ PS1 का बात कर रहे हैं ना साइक्लिक में, तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, FES, ठीक है। देन FD, देन FNR, है ना, वो क्या किया, NADPH बना लिया। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सबसे पहला होगा वो क्या होगा, पिछले बार की तरह FES, क्या रहेगा, FES से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, FD से, लेकिन यहाँ पे FNR के पास नहीं जाता है, किसके पास जाता है बेटा, साइटोक्रोम B6F।
क्योंकि हमको क्या बनाना है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है भाई। एटीपी कब बनता है, जब साइटोक्रोम B6F के पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। तो यहाँ से एडीपी से एटीपी बन गया। अब साइटोक्रोम B6F, अब पीछे देखते हैं फिर से, यहाँ पे साइटोक्रोम B6F किसको देता था बेटा, प्लास्टोसाइनिन को। तो यहाँ पे भी देखो किसके पास गया, प्लास्टोसाइनिन के पास। देन यहाँ पे देखो प्लास्टोसाइनिन के बाद किसके पास आता था इलेक्ट्रॉन, PS1 के पास। तो यहाँ पे भी किसके पास आ गया, यहाँ पे भी किसके पास आ गया, PS1 के पास। निकला PS1 से और आया भी कहाँ, PS1 पे। PS1 का इलेक्ट्रॉन घर को वापस आ गया। तो ऐसा फॉस्फोराइलेशन को क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा डिफरेंस, एक तो यार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर थोड़ा डिफरेंट है। FES FD तक तो सब कुछ सेम था। PS1 का इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, FES है, देन FD है। पर FD के बाद यहाँ FNR नहीं है, क्या है, साइटोक्रोम B6F। इसके बाद क्या है, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन फिर किसको दे देता है इलेक्ट्रॉन, PS1 को। ठीक है, ये तो डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस बेटा आपको यहाँ पे NADPH बनता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं बनता हुआ दिख रहा है। तो NADPH कहाँ बनेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। नॉन साइक्लिक में क्यों, क्योंकि वहां पे PS2 भी है और PS1 भी है। ठीक है, सिर्फ PS1 जहां पे है वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, ATP बन रहा है। तो अब ये क्वेश्चन तो बेटा आप लोग से सॉल्व पक्का हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा था, फॉर NADPH प्लस H+ फॉर्मेशन कौन सा फोटो सिस्टम रिक्वायर्ड है बेटा, PS कौन सा रिक्वायर्ड है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही बन रहा है NADPH। मतलब PS2 भी था वहां पे और PS1 भी था वहां पे। सिर्फ PS1 रहेगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे NADPH H+ फॉर्मेशन के लिए बोथ फोटो सिस्टम इज रिक्वायर्ड। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं। During Z scheme, electrons excited by absorption of light in PS1 are transferred to the primary acceptors and therefore must be replaced. The replacement come directly from, क्या पूछ रहा है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किससे, PS1 से। ठीक है, PS1 की बात कर रहे हैं बेटा। एक चीज याद रखना कि नॉन साइक्लिक में जो हम डायग्राम बनाते हैं उसमें पहले PS2 को लिखे एंड देन PS1 को लिखे। क्लियर, रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से अपन ने क्या किया था, जिसका मार्क्स ज्यादा 700 जिसका ज्यादा वो किसमें है, PS1 में, 680 किसमें, PS2 में। ठीक है, वो अपन वैसा सिर्फ नैनोमीटर याद करने के लिए किए। ठीक है, लेकिन नॉन साइक्लिंग में अपन सबसे पहले PS2 लिखे एंड देन PS1 लिखे। क्लियर, तो अब ये क्या पूछ रहा है, Z स्कीम में PS1 का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है प्राइमरी एक्सेप्टर को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जा रहा है PS1 में, इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कौन पूरा कर रहा है। बेटा ये सॉल्व कर लिया होगा अभी तक बच्चों ने, जिसको समझ में आ गया है, हाँ कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या पूछा है, अपन डायरेक्ट यहीं से पूछा है कि PS1 का जो इलेक्ट्रॉन गया है तो ये इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया ना। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक -1 हो गया अभी इसके पास। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो ये डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, PS2 से आता है। ये ऐसा घूमता घूमता ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है, PS2 का PS1 में आ जाता है। PS2 का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कौन पूरा करता है, वाटर करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो बन जाएगा बेटा क्वेश्चन, तो आंसर क्या है, Z स्कीम में PS1 का जब ट्रांसफर होता है उसका इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट कौन करता है, इट इज डायरेक्टली कम्स फ्रॉम PS2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is the process of synthesis of ATP from ADP and PI in the presence of light। सॉल्व हो गया होगा बेटा। ADP और IP मतलब फॉस्फोरस का एडिशन, ये IP क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फॉस्फेट का एडिशन इज फॉस्फोराइलेशन, लाइट के प्रेजेंस में इट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन तो
बिल्कुल हो सकता है, बट लाइट लग गया है तो अपन क्या लिखेंगे, मोर करेक्ट आंसर इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो सिस्टम तो भाई बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, फोटो सिस्टम क्या होता है, वो तो सिस्टम का पार्ट है ना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे पढ़ना है बेटा अपने को, रेस्पिरेशन में पढ़ना है। ये कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ये वाला फॉस्फोराइलेशन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, इन फोटोसिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर इज फॉर्म्ड बाय, बताओ बेटा मेन ऑफिस किससे बना होता है, चाहे फोटो सिस्टम 1 हो चाहे फोटो सिस्टम 2 हो, रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ मालिक बनाता है, जो मोस्ट अबंडेंट है, यूनिवर्सल है, और मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट अपना क्या है, क्लोरोफिल ए। तो आंसर क्या है, क्लोरोफिल ए। बाकी सब ये क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड बी तो नहीं हो सकता, ये LHC बनाता है, ए एंड बी तो साथ में नहीं होते, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटिनॉइड्स बिल्कुल नहीं होता ऐसा। क्लियर। नेक्स्ट, in PS1 if the number of pigment molecule is n then what will be the number of pigment molecule in its antennae। अच्छा, अब एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ बेटा, ये जो LHC होता है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसको अपन एंटीने भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी NCERT में एक लाइन दिया हुआ है, इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को अपन एंटीना भी बोलते हैं। अब देखो बेटा सॉल्व करके बन रहा है क्या क्वेश्चन, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, बन गया है तो बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी आप देखो इसमें सीधे कॉन्सेप्ट है कि PS1 में नंबर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल n है, मतलब PS1 में क्या क्या होगा, रिएक्शन सेंटर भी होगा और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा। ठीक है, कोई भी फोटो सिस्टम में, तो उसमें टोटल पिगमेंट मतलब रिएक्शन सेंटर प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना में टोटल पिगमेंट अपना कितना है, n है। ठीक है, then what will be the number of pigment molecule in its antennae। एंटीने मतलब क्या पूछ रहा है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कितना मॉलिक्यूल पिगमेंट होगा। हमको पता है रिएक्शन सेंटर प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ पिगमेंट क्या है बेटा, n, और निकालना क्या है, सिर्फ LHC में कितना है। तो बेटा रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल, तो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, वहां पे बॉस तो अकेला बैठा रहता है ना, कौन, क्लोरोफिल ए। अलग अलग फोटो सिस्टम में अलग अलग रिएक्शन सेंटर, हर रिएक्शन सेंटर में अपना बॉस कौन है, क्लोरोफिल ए बैठा है। तो क्या हो जाएगा बेटा आंसर, एक क्लोरोफिल ए यहाँ पे बैठा है, बाकी सारे क्या है, बहुत सारे ऐसे ऐसे पिगमेंट्स है। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, टोटल में से -1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अपने को पता है रिएक्शन सेंटर में सिर्फ एक मॉलिक्यूल बैठा है, कौन है, क्लोरोफिल ए, जो कि क्या है, अपना बॉस है। क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ पिगमेंट्स किसका निकालना है, एंटीने का, मतलब LHC में। LHC में कितने पिगमेंट्स होते हैं बेटा, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल बी भी होता है, कैरोटिनॉइड्स का ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये सब वहां पे रहते हैं अपने अपने एक प्रोटीन के साथ, है ना। तो वहां पे बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, पर हमको ये पता है कि जो रिएक्शन सेंटर है, जो मेन ऑफिस है, उसमें बॉस तो एक ही है, कौन है वो, क्लोरोफिल ए। तो इसका टोटल में से टोटल पिगमेंट हमारे पास अगर n है, तो LHC का पिगमेंट कितना है निकालने के लिए क्या होगा, n-1। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा अब आगे चलें। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन from electron acceptor through electron transport system having cytochromes during non-cyclic photophosphorylation is। क्या पूछ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या होना चाहिए बेटा, जल्दी बताओ। बन रहा है, पहले 5-6 सेकंड आप लोगों को दे रही हूं मैं, क्योंकि ये बिल्कुल डिस्कस कर लिया है। सोचो सोचो, बन गया, नहीं बना। चलो अब क्वेश्चन को पहले तोड़ा जाए। क्या बोल रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ था, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपना फियोफाइटिन था ना। ठीक है, तो अब अपना मूवमेंट यहां से नहीं पूछ रहा है, यहां से नहीं पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये क्या अपना PS
1, ये क्या है PS2 है ना। इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेटा ये कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, ये कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होगा, अप हिल नहीं होगा। अप हिल कब होता है, जब फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ये क्या है अप हिल। इधर का भी क्या है अप हिल। डाउन हिल कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ चलता है। चाहे इधर का भी देख लो, ये भी जब जाएगा तो ये कैसा जाएगा, डाउन हिल जाएगा, है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, डाउन हिल। जेड स्कीम कब बोलेंगे बेटा, जब टोटल पूछेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम फोटो सिस्टम टू फोटो सिस्टम 1 का फ्रॉम अप टू NADPH फॉर्मेशन, तब ये क्या है पूरा अपना जेड स्कीम हो जाता है। क्लियर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो भाई ये तो अलग ही चीज है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ मॉलिक्यूल पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ ATP। ठीक है। नेक्स्ट, इफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS1 टू एक्सेप्टर इज A, PS2 to acceptor is B, acceptor to PS1 is C, and acceptor to NADP plus is D, then which set represents the uphill transport? बताओ बेटा, 5 सेकेंड है आपके पास, ये बिल्कुल बन जाएगा। अभी आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ो, बन जाएगा। हो गया होगा सॉल्व, नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। अब देखो यार, ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है। 4-5 लाइन का आ जाता है तो ऐसा लगता है कि अरे भाई ये क्या हो गया, है ना। ऐसा नहीं, अभी आप बेटा सब पढ़े हो, बिल्कुल बनेगा। आराम से क्वेश्चन को धीरे धीरे ब्रेक करते जाओ। ठीक है। ब्रेक कैसे किया जाता है बेटा, देखो ऐसे क्या पूछा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1 टू एक्सेप्टर A इज A, है ना। तो PS1 पहले बना लिया अपन ने, है ना। दोनों PS है तो पहले से बना लिया, PS2 इस तरफ, PS1 इस तरफ। अब क्या पूछा, PS1 से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट टू एक्सेप्टर। ठीक है, ये अपना क्या बना लिया, एक्सेप्टर। इस मूवमेंट को क्या बोला इसने, A बोला। ठीक है। देन PS2 टू एक्सेप्टर इज B। अब PS2 से एक्सेप्टर, ये क्या हो गया, B। नेक्स्ट, एक्सेप्टर टू PS1 इज C, मतलब कौन सा, PS1 से एक्सेप्टर की तरफ कौन सा जाता है बेटा, ये जो PS2 का इलेक्ट्रॉन रहता है ये ETS की तरफ जाता है, एंड देन ये PS1 के पास जाता है ना, तो ये क्या हो गया, C। समझ गए। एंड एक्सेप्टर टू NADP प्लस इज D, तो ये एक्सेप्टर वाला जो है इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ पे जाता है, NADP प्लस के पास, बनाने के लिए क्या, NADPH। यही पढ़ा था ना बेटा, तो ये आपके पास बन गया। ऐसा पूरा का पूरा क्वेश्चन अपन ने फ्रेम कर लिया। अब क्या पूछा, विच सेट रिप्रेजेंट्स द अपहिल ट्रांसपोर्ट। बेटा कहाँ दिख रहा है अपहिल, B में दिख रहा है, C तो डाउन हिल है, A में दिख रहा है अपहिल, D क्या है, फिर से डाउन हिल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A एंड B। ठीक है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस जो रहते हैं, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चंस को अपन तोड़ते 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 पूरे क्वेश्चन को अपन डायग्रामेटिक फॉर्म कर लिए। ठीक है, इजी हो जाता है ऐसे में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS2 इज replenished by। बेटा PS2 का जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो घर को नहीं आता है, वो कहाँ चला जाता है, PS1 के पास चला जाता है। तो PS2 के पास क्या रहता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। PS1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, NADP प्लस के पास, क्या बनाने, NADPH। तो ये तो आंसर नहीं है, NADPH के प्लस नहीं, CO2 के प्लस नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स कहाँ पे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है बेटा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट के कौन से भाग में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है बेटा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए अपने को क्या चाहिए, बोथ सिस्टम चाहिए, PS1 भी चाहिए और PS2 भी चाहिए। ठीक है। तो ये आपको एक चीज याद रखना होगा कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, वो हमेशा, एक मिनट,
ये ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये अपन क्या बना रहे हैं, थाइलाकॉइड्स बना रहे हैं, ठीक है। ये अपने क्या हो गए, थाइलाकॉइड्स। ये वाला अपना क्या पार्ट है, स्ट्रोमल लैमेला, ठीक है। तो ये जो PS2 रहते हैं ना, ये PS2 ना हमेशा एपरेज्ड पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एपरेज्ड पार्ट। एपरेज्ड पार्ट का मतलब क्या है, ये जो स्टैक्स है ना थाइलाकॉइड, एक के ऊपर बेटा ऐसा रखा हुआ है, तो ये जो PS2 है ना, हमेशा ये जो जो दबा हुआ भाग रहता है ना, अपन ऐसा अगर एक कॉइन ये है, एक थाइलाकॉइड ये है, एक थाइलाकॉइड ये है ना, तो PS2 यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या अभी ओपन सरफेस है। दबा हुआ सरफेस क्या है इन दोनों के बीच का, तो इस एपरेज्ड पार्ट में ही प्रेजेंट होता है क्या, अपना PS2। तो PS2 इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एपरेज्ड पार्ट। तो एपरेज्ड पार्ट तो हमको हमेशा कहाँ मिलने वाला है बेटा, स्टैक्स ऑफ कॉइन, मतलब ग्रैना, स्टैक्स ऑफ थैलोकॉइड मतलब ग्रैना में ही अपने को दिखने वाला है। PS1 कहाँ पे रह सकता है, ये सब सारे जो ओपन ओपन पार्ट है, खुला खुला सा जो है समा, वहां पे अपने को क्या मिलेगा, PS1, ठीक है। तो स्ट्रोमल लैमिला भी क्या है बेटा, खुला रहता है, उसके ऊपर कुछ रहता है क्या, स्टैक नहीं रहता है, तो यहाँ पे भी अपने को क्या मिला, PS1। तो अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होगा बेटा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए PS2 भी चाहिए, PS1 भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या हो गया बेटा आंसर, ग्रैना, ठीक है। क्या है आंसर, ग्रैना। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, साइट फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन, अभी बताया बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन पार्ट लेता है, PS1। अब PS1 यार यहाँ पे जो है PS2 के साथ जो लगा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये पूरा नॉन साइक्लिक में पार्ट ले लेंगे। PS1 को क्या है भाई, साइक्लिक करने के लिए उसको अकेले बैठना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। अकेले नहीं बैठेगा, PS2 के पास में बैठा रहेगा, तो क्या होगा, PS2 का इलेक्ट्रॉन जाके PS1 का डिफिशियंसी को पूरा कर लेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो साइक्लिक के लिए वो फॉलो करना चाहता है, वो नहीं फॉलो कर पाएगा। तो अब ये PS1 को अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करना है, तो PS1 हमेशा कहाँ प्रेजेंट है, नॉन एप्रेस्ड पार्ट में, ठीक है, नॉन एप्रेस्ड पार्ट में। तो नॉन एप्रेस्ड पार्ट में भाई यहाँ तो था, लेकिन यहाँ पे आजू बाजू क्या है, PS2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन इनका डेफिशिएंसी पूरा कर देते हैं, तो वो ETS फॉलो नहीं होता है, क्या फॉलो हो जाता है, नॉन साइक्लिक। अकेला कहाँ बैठा हुआ है बेटा PS1, स्ट्रोमल लैमिला में। तो आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का, साइट फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रोमल लैमिला। ग्रैना में क्या चलेगा, नॉन साइक्लिक, ठीक है। स्ट्रोमा में तो कुछ नहीं चलता है, स्ट्रोमा में अपना डार्क रिएक्शन चलता है, अभी अपन लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, विच फोटो सिस्टम कंटिन्यूज वर्किंग इफ ओनली लाइट ऑफ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर वेवलेंथ इज अवेलेबल। बेटा ये सॉल्व हो गया होगा, 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड लाइट अगर दोगे तो कौन सा सिस्टम वर्क करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना PS1। क्यों, क्योंकि 680 नैनोमीटर का पीक किसका था, P680 किसका था बेटा, PS2 का था। तो PS2 के लिए पीक क्या है, 680, उससे ज्यादा दोगे तो काम नहीं चलेगा। P700 किसका था, PS1 का। तो 680 से ज्यादा होता है ना 700, तो ये 700 पे अपना पीक शो कर रहा है। क्लियर है, 690 पे अपना पीक नहीं शो करेगा, 700 में तो करेगा, मतलब वो उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी है। 680 में PS2 का ये क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। इससे ज्यादा दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, कंटिन्यू नहीं करेगा वर्क करना, वो उतने में रुका हुआ है। लेकिन 680 से ज्यादा देने लगे हुए तो PS1 तो अपना कंटिन्यू फंक्शन कर रहा है, लेकिन 700 के बाद उसका भी वर्किंग क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो आंसर क्या है बेटा, PS1, ठीक है। नेक्स्ट, identify the parts marked as A, B and C in the given figure showing ATP synthesis through chemiosmosis। ठीक है बेटा, ये chemiosmosis वाला पार्ट अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि आपको आज बहुत सारा रिवाइज करना है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ना है, साइक्लिक पढ़ना है, इतने को आप रिवाइज करो, तब अपन धीरे धीरे करके स्पीड और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अभी आपको ये दो कॉन्सेप्ट के बाद अचानक से एक और कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा दूंगी, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो अपन इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके बेटा,
पढ़ते रहो, कुछ भी डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।